ठीक है, एक्सरसाइज कौन शुरू करनी है? 4.2। देखो 4.2 के लिए हमारे पास एक्सरसाइज है 4.2 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स के लिए उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं, ठीक है, वो आपसे कहेगा कि सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अगर आपको सारे गुणधर्म पता है डिटर्मिनेंट्स के, तो उस एक्सरसाइज को बिना प्रसार किए हल कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन ये है कि आप जो है उसका सीधे सीधे क्या कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए। और प्रसार आप R1 से C1 से वो आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 याद रखेंगे, अगर लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि यदि, एक एक प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं, ध्यान से उसका एग्जाम्पल साथ में चलेंगे, ठीक है। यदि किसी सारणिक के पंक्ति, ठीक है, पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, बदल दिया जाए, तो उस सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, बात समझ में आई? अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है तो आपको क्या करना है, अगर उसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल दें और स्तंभ को किसमें बदल दें, पंक्ति में, तो एक तरीके से अगर आपको याद है तो आप मैट्रिक्स में ये काम किए थे और उसको हम लोग नाम देते थे ट्रांसपोज, याद है? परिवर्त अवयव कहते थे ना, तो उसको ट्रांसपोज वहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई सारणिक है, उसको जो पंक्तियाँ हैं उसको आप स्तंभ में बदल दीजिए, स्तंभ को पंक्ति में, तो सारणी का जो मान है वो अपरिवर्तित, मतलब मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई सारणिक है, अगर मान लो आपके पास कोई एक सारणिक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, अगर आपको मेंशन करना है तो मेंशन कर सकते हैं A11, ठीक है, A12, A21, A22। आपके पास कोई, देखो मैट्रिक्स लगाया, आप चाहो तो यहाँ पे जो है किसका साइन लगा सकते हैं, सारणिक का, ये सारणिक होगा। अब इसके अगर पंक्ति, इसकी कोई ना वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू तो आएगी इसकी, ठीक है ना। अगर इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल दें या स्तंभ को पंक्ति में, तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये आपका जो सारणिक है वो सारणिक तो रहेगा नहीं, मान लेते हैं वो सारणिक आपका A1 हो जाए या A' मान सकते हैं। अभी में तो क्या मानते थे, A' ही मानते थे ट्रांसपोज। तो यहाँ पर A1 जो क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, A11, A12, A21, A22 बदल गया। अब इसका जो मान आएगा ना वो इसी के एग्जैक्टली के बराबर होगा। कहने का मतलब है जो A का मान आएगा वही मान किसका आएगा, A1 का आएगा। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी। आप चाहो तो इसका एग्जाम्पल लेके और चेक कर सकते हैं, करें एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल से ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी कि यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो उस सारणी का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित। करने के लिए तो हमने सर बता दिया। अगर इसको आपको जो है प्रूफ करना है, या मान लीजिए आपको जो है, ठीक है, एग्जाम्पल समझना है, तो एग्जाम्पल से देखिए, इसको मिटा के बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल से आपका ये बात जो है क्लियर हो जाएगी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं A बराबर, ठीक है, 2, 4, 5 और 6, ठीक है। तो आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स हो गए सारणी। अब इसको हल करने की विधि आपको पता है, हल करने के लिए क्या करते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, और माइनस 5 चौको 20, आपके पास क्या आएगा बालक यहाँ पर, -8, ठीक है। अब एक काम करिए, इसकी पंक्ति को स्तंभ में
और स्तंभ को किसमें बदल दें, पंक्ति में। तो उसको मान लेते हैं, अगर वो आपका डिटर्मिनेंट्स A1 हो जाए तो यहाँ पर देखो 2 4 पंक्ति में है, इसको स्तंभ में कर लेते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 5 और 6। अब इसको ज़रा हल करिए, 6 दूना 12 और माइनस 4 5 20। अब बताओ ये कितना आया, -8 आया। बराबर है दोनों का। हमने 2 ऑर्डर के लिया, आप चाहो तो एग्जाम्पल 3 ऑर्डर के भी ले सकते हो, किसी भी ऑर्डर का हो। 1 ऑर्डर तो आपका जनरली सामान है, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर किसी भी ऑर्डर का हो। अगर पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया या स्तंभ को पंक्ति में, तो सारणी का मान नहीं बदलता है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। हाँ, वर्ग आव्यूह तो आपका होगा ही। इसको मिटा दे, दूसरा प्रॉपर्टी लिखें, बस इससे आपको समझना है, याद रखना है, ठीक है। आगे अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपको ये कहती है, देखो, यदि किसी सारणिक के 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों, ठीक है, यदि किसी सारणी के 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों, ठीक है, किसी सारणी के 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, आपस में बदल दिया जाए तो उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, बदल जाता है। इसका मतलब समझे। अभी तो आपने पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट्स का जो रो था उसको कॉलम में कर लिया, कॉलम को रो में कर लिया, तो मान अपरिवर्तित रहा, ठीक है। ये रूल कहता है कि अगर किसी सारणी की 2 पंक्तियां, ठीक है, उसको आपस में इंटरचेंज कर दें या 2 स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो उस सारणी का जो मान है उसका सिर्फ चिन्ह बदलेगा। जैसे अगर पहली बार हल करने पर अगर 10 आ रहा है, तो अगर आपने इंटरचेंज कर दिया तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, क्या आएगा, -10 आएगा, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम लेंगे कौन सा, 3x3 का लेंगे, 2x2 का नहीं। अगर 2x2 का लेंगे तो पूरा का पूरा बदल जाएगा, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। जैसे अगर आप 2 ऑर्डर कर लेते हैं तो पूरी पंक्ति पूरे स्तंभ में बदल जाएगी, यानी यही आ जाएगा। तो इसके लिए हमें कम से कम 3 ऑर्डर का लेना पड़ेगा। तो 3 ऑर्डर का कोई एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 2 3 3 2 1 1 4 5, आपके पास ये सारणिक है, इसका मान यानी इसकी वैल्यू आप फाइंड करिए। सबसे पहले देखिए क्या होगा। तो इसको जब हल करेंगे तो देखिए ये 1 हो गया, प्रसार R1 से करिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 5 गुणा 2 में करेंगे 5 दूना 10, फिर 4 का गुणा 1 में होगा, 4 का 4, फिर इसका चिन्ह क्या होता है, -2, फिर ये लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, 5 3 15 हो जाएगा, -1 1 कम 1, फिर प्लस, फिर ये आप 3 लिखेंगे, 3 हो गया, ये कैंसिल, 4 3 12 और -1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा। हल कर लीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6 और माइनस ये देखो 2, 15 में से 1 जाएगा 14 दूना 28 और प्लस 12 में से 2 जाएगा 10 3 30। तो आपके पास कितना आएगा, देखो 30 और 6 36 हो जाएगा, और 36 में से आप 28 घटा दीजिए 8 आएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया कितना, 8 आ गया, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है कि अब हम इसके किसी 2 कॉलम या 2 रो यानी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को आपस में बदल दें। बदलने का मतलब है कि इस R1 को उठा के R2 की जगह कर दीजिए, या और R2 को उठा के कहाँ कर दें, R1 की जगह कर दें। या दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि इस C1 को उठा के C2 की जगह कर दें, और C2 को उठा कहाँ पे कर दें, C1 की जगह कर दें, ठीक है। तब इसका जब मान आप निकालेंगे तो इसका सिर्फ चिन्ह बदलेगा, 8 की जगह क्या आएगा, -8 आएगा। करके देखें, इसको मिटा देना, ठीक है। अब इसको मिटा के जो है अब इसको बदलते हैं, ठीक है।
तो बदलने के लिए मैं यहाँ पे पहले एक बार बदल देता हूँ, उसके बाद हल करते हैं। देखो अब इसको मान लेते हैं ये A1 हो गया, बदल जाएगा आपका। R1 को बदले या C1 को, जो आप बोलो। R1 को बदले, यानी देखो R1 को R2 की जगह लिखना है, R2 को R1 की जगह लिखना है। इसको उठा के यहाँ लिखेंगे 3 2 1 हो जाएगा। इसको इसकी जगह लिखेंगे 1 2 3 हो जाएगा। बाकी ये आपका 1 4 5 एज इट इज आप लिखेंगे, ठीक है। अब इसका प्रसार करिए, देखिए ये हो गया 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 5 दूना 10 माइनस 4 3 12 हो जाएगा। फिर माइनस ये आप 2 लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और माइनस 1 का गुणा 3 में होगा, 3 हो गया, प्लस फिर ये हो जाएगा आपका 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 एकम 4 और माइनस 1 का गुणा 2 में होगा, क्या हो जाएगा 2। अब इसको हल करेंगे, देखिए ये 10 में से 12 जाएगा, माइनस 2 और 3 दूना कितना हो जाएगा माइनस 6। उसके बाद माइनस 5 में से 3 जाएगा 2, 2 दूना 4 हो गया, प्लस 4 में से 2 जाएगा 2, 2 को गुणा 1 में करेंगे 2 होगा, यानी आपके पास आ गया 6 4 10 माइनस 10 प्लस 2 बराबर क्या आ गया माइनस 8। सही है, रूल सही है ना। यानी ये प्रॉपर्टी कहते हैं किसी भी, ये प्रॉपर्टी देखो हमें एक्सरसाइज में जो भी हमें प्रूफ करने वाला सवाल होगा वो आपसे कहेगा कि गुणधर्म का प्रयोग करके करिए। तो गुणधर्म ये भी है और प्रसार भी एक गुणधर्म है। तो प्रसार अगर आप करेंगे तो थोड़ा हो सकता है लेंदी हो जाए, लंबा हो जाए, लेकिन अगर गुणधर्म का यूज करेंगे तो बहुत छोटे में आसानी से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सब याद रखेंगे। 2 प्रॉपर्टी हो गई, अब आगे बताएं, नोट करेंगे, इसको नोट कर लो। तो चलो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है ये कि यदि किसी सारणिक के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, ठीक है। अभी तो तभी हम लगा सकते हैं, समझ सकते हैं जो 3x3 का हो, ऑर्डर 3 का हो, ठीक है। यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पे क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट्स है, कोई सारणिक है 3x3 का है, 3 ऑर्डर का है, उसमें अगर कोई 2 पंक्ति एकदम समान है, मतलब उसके अवयव समान है, या 2 स्तंभ के अवयव बिल्कुल समान है, तो उस सारणी का मान क्या होता है 0 होता है। तो आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी लिखनी है और बराबर करके डायरेक्ट क्या लिख देना है 0। अब ये नहीं कि उसका प्रसार करें, प्रसार नहीं करना है, सिर्फ आप ये प्रॉपर्टी लिखेंगे और बराबर क्या लिख देंगे 0। मतलब उसके लिए आपको लिखना, अगर मान लो स्तंभ बराबर हैं पहला दूसरा, तो लिखेंगे C1 बराबर C2 बराबर, फिर नीचे आंसर उसका 0। अगर R1 R2 के बराबर है तो R1 बराबर R2 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे मान लो कि हमारे पास एक सारणिक है 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे कोई भी अवयव कर लो। तो इस सारणिक में क्या है, पहला स्तंभ दूसरे स्तंभ के बराबर है ना, C1 बराबर C2 है, इसका मान क्या होगा 0 होगा। आप हल करके देख सकते हो, देखो अगर हल करना हो तो यहाँ से प्रसार करिए 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 6 दूना 12 और 5 3 15 हो जाएगा। फिर इसको आप माइनस कर लीजिए 1, ये कैंसिल कर दीजिए, 6 दूना 12 और माइनस 3 5 15 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर ये लिख दीजिए 4, ये कैंसिल, 3 दूना 6 और माइनस 3 दूना 6, देख रहे हो ना। 12 में से 15 जाएगा -3, 12 में से 15 जाएगा -3, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +4 × 6 में से 6 जाएगा 0, ये इससे कट जाएगा,
और 4 गुणा 0 में क्या आएगा 0। 2 स्तंभ बराबर हैं तो सारणी का मान क्या हो गया 0। पंक्ति को भी देखें, पंक्ति वाला एग्जाम्पल ले लो एक। मान लो आपके पास कोई सारणी है 4 5 6 4 5 6 1 2 3। इसमें क्या है R1 बराबर R2 है। इसका भी प्रसार करके आप देख सकते हो। अगर प्रसार करोगे देखो यहाँ से 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15, 2 छक्का 12, अब -5 हो जाएगा, ये कैंसिल 3 चौको 12, अब -1 का गुणा होगा 6 में तो 6 हो गया, प्लस इसका साइन प्लस होता है प्लस हो गया, ये कैंसिल 2 चौको 8, अब -1 का गुणा होगा 5 में तो 5 हो जाएगा। हल करेंगे तो 12 में से 15 जाएगा 3 चौको 12, 12 में से 6 जाएगा 6 और 6 बचे 30, प्लस 8 में से 5 जाएगा 3 और 6 3 18। देखो ये प्लस है ये प्लस है, प्लस वाले को एक में ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा ये, और ये -30 ये बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हैं तो सारणी का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी यहाँ से छोटी सी और हम लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं एग्जाम्पल। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, एग्जाम्पल तो आप बुक से भी देख सकते हैं, रहने दें लिखोगे। एक प्रॉपर्टी और लिख देते हैं यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी इसी से कुछ रिलेटेड है 0 से। जैसे यदि किसी सारणिक सारणी के पंक्तियों में या स्तंभों में, यदि किसी सारणी के कोई सारणी की ऐसे यदि किसी सारणी की कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ, ठीक है, यदि किसी सारणी की कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ 0 हो, क्या हो 0 हो, तो उस सारणी का मान 0 होता है, 0 होता है। मतलब अगर किसी सारणी की कोई एक पंक्ति और उस पंक्ति में जितने भी अवयव हैं सारे के सारे 0 हों, या कोई स्तंभ है जिसके किसी एक स्तंभ के सारे अवयव 0 हैं तो सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। हाँ बोलो, तभी 0 होगा। अगर R1 बराबर R3 के तब भी 0 हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है, पहली दूसरी थोड़े लिखा है, मैंने लिखा है कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ, चाहे आप पहला बराबर हो तीसरे के, या पहला बराबर हो दूसरे के, या इस स्तंभ में ये बराबर हो इसके या ये बराबर हो इसके, कोई 2 स्तंभ या कोई 2 पंक्ति अगर आपस में बराबर हैं तो सारणी का मान 0 होता है। पहला दूसरा जरूरी नहीं है, कोई भी 2 बराबर हो। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी, इसको भी आप एग्जाम्पल से बताया जा सकता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखो इस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यदि किसी पंक्ति, ठीक है, या स्तंभ में कोई एक पंक्ति या स्तंभ बराबर हो सारणी में तो सारणी का मान 0 होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सारणी है, इसमें किसको 0 करें आप बताइए? R1 रो को 0 करें, किस रो को 0 करें? R1 को 0 कर लेते हैं। 0 0 0 1 2 3 4 5 9। ठीक है, अपन कोई भी अवयव लिख सकते हैं। अगर R1 से प्रसार करें बालक तो ये रहा पहला अवयव, फिर ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? कुछ भी लिखिए, सब 0 ही होगा। कुछ भी लिखो सब 0 ही आएगा ना। इसका 9 दूना 18, 5 3 15, फिर जो भी आएगा 0 से गुणा होगा सब 0, फिर माइनस आप 0 करोगे, फिर जो कुछ आएगा सब 0, फिर प्लस आप 0 करोगे, जो कुछ आएगा बीच में सब 0। अब थोड़ा आसान लग रहा है ना। थोड़ा R1 को 0 हटा देते हैं, R2 को कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं? R2 को। अब एक काम करो, 4 9 6, R2 को जरा 0 करके देख लो। तो सिंपल है, हम प्रसार कहीं से भी कर सकते हैं।
आर रो में कहीं से कर सकते हैं, कॉलम में भी कहीं से कर सकते हैं। तो अगर आप R2 से करो तो सिंपल सी बात है, R2 से करोगे सारे अवयव 0। फिर भी अगर R1 से करना चाहते हो तो R1 से भी कर सकते हैं। देखो R1 से करेंगे तो ये 4 हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 का गुणा 0 में होगा बालक 0, -5 का 0 में होगा 0। फिर -9 करेंगे, ये कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल, 9 का गुणा होगा 0 में 0, 4 का होगा 0, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद +6 करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 का 0 में होगा 0 -0। बताओ, जब कोष्टक के अंदर 0 आया, बाहर से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, सारे अवयव 0। तो प्रॉपर्टी सही है, यानी किसी भी सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के अगर सभी अवयव 0 हैं तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, चलो अगली प्रॉपर्टी एक और पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और अगली प्रॉपर्टी देखो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख सकते हैं यदि किसी सारणिक के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो, क्या हो, समान हो। बात समझे ना। हालांकि जो आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है, मैट्रिक्स में ये पढ़ा होगा आप लोग कि मैट्रिक्स को हम जोड़ते कैसे हैं, पढ़ा है ना, कैसे जोड़ते हैं। एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से हम कब जोड़ सकते हैं, जब उनका आर्डर बराबर होता है, ये पढ़े है ना। अगर आर्डर बराबर है तभी ऐड होगा, आर्डर बराबर है तभी घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई की अलग कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे अगर आर्डर बराबर है और आर्डर बराबर होने के बाद कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ बराबर है, तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं। वहाँ पे आर्डर से बराबर था, आर्डर बराबर तो आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि यदि किसी सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो, ठीक है, तो यदि किसी 2 सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो उन्हें योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ से 2 चीज़ें आपको समझनी है, 2 चीज़। पहला, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो हमारे पास एक सारणिक है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। एक सारणिक ये है, एक दूसरी सारणिक यहाँ पे लिखते हैं। A1 की जगह हम कर लेते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। ठीक है, पंक्ति को हमने बराबर किया, अलग बाकी सबको बराबर कर लो। A B1 B2 B3 C1 C2 C3। देख रहे हो ध्यान से, इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या चीज समान लग रही है। हाँ, इसमें कि जो दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति है इस सारणी के दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति के समान है। तो कह रहा है यदि किसी 2 सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो उन्हें योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। और किसको योगफल में लिखेंगे, जो थर्ड, जो बराबर नहीं है उसको योगफल में लिखते हैं। जैसे अगर इसको हम इसमें जोड़ दें तो जोड़ने पर पता है क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिखेंगे, A1 को किस में जोड़ेंगे, लैम्डा में, तो A1 प्लस लैम्डा 1। इसको किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे। A2 प्लस लैम्डा 2, इसको किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे। A3 प्लस लैम्डा 3। बाकी दोनों पंक्तियां समान है, उसको लिख लेंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ से 2 चीज़ समझना आपको। पहली चीज़, अगर इस तरह है 2 पंक्तियां बराबर है तो तीसरी पंक्ति को आपस में ऐड करके इस प्रकार लिख सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास इस तरह दिया हुआ है डाटा, इस तरह दिया हुआ है तो इसको हम इस तरह 2 बार लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो। अगर किसी एक पंक्ति में देखो योगफल में है
तो इसको अगर 2 बार लिखें तो कैसे लिखेंगे, A1 A2 A3 बाकी ये दोनों पंक्ति, ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा अवयव उठाओ, λ1 λ2 λ3 प्लस दूसरी और तीसरी, ये हो जाएगा। तो दोनों चीज़ समझना, अगर ऐसे दिया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे दिया है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। समझ रहे हो ना दोनों बात। हाँ, अगर स्तंभ बराबर है तो स्तंभ में भी ये बात याद रखिएगा, 2 स्तंभ बराबर होने चाहिए, तब तीसरे स्तंभ को हम योगफल में कर सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। मैट्रिक्स में सिर्फ हम योगफल तब करते थे जब आर्डर बराबर था। अगर आर्डर बराबर था तो दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे या घटा देते थे। यहाँ पर जोड़ने के लिए जरूरी है कि 2 पंक्ति बराबर होनी चाहिए और 2 स्तंभ बराबर होने चाहिए। जैसे इन दोनों को हम कब जोड़े हैं, क्यों जोड़े हैं, क्योंकि दोनों में जो R2 है और R3 है, R2 और R3 दोनों समान है, तो R1 को जोड़ दिया हमने। ये तभी जुड़ेगा जब 2 पंक्ति बराबर होनी चाहिए या फिर 2 स्तंभ बराबर होनी चाहिए। बात दिमाग में घुस रही है, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ। ये 2 पंक्ति के रूप में हो गया। स्तंभ के रूप में अगर समझना है तो यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल दें या फिर इसको नोट करोगे पहले, ये समझ रहे हो ना? है नहीं, वो जो बराबर है उसको एज इट इज लिख देंगे, उसको नहीं जोड़ेंगे। जैसे इसमें जो R2 है, इसमें भी R2 वही है, तो R2 की जगह देखो वही लिखा गया है। इसमें जो R3 है, इसमें जो R3 है वही यहाँ पे भी लिखा गया R3। यहाँ पे जो R1 है, जो R2 है, सिर्फ उसी को ऐड किया गया है। ठीक है, अगर स्तंभ बराबर करना है, अगर 2 स्तंभ बराबर हैं तो उसको भी हम बराबर करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन कर, नोट कर लीजिए। 4 प्रॉपर्टी हो गई थी। अगली प्रॉपर्टी देखो, ठीक है, प्रॉपर्टी को याद रखना है ठीक से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ, ठीक है, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी अचर, ठीक है, किसी अचर संख्या, अचर का मतलब जैसे आप स्केलर क्वांटिटी के 2 3 5 कुछ भी वो कर सकते हैं, ठीक है, किसी अचर संख्या से गुणा करने पर उस सारणिक का मान, ठीक है, किसी अचर संख्या आप उसको के मान सकते हैं, ठीक है, किसी अचर संख्या के मान लीजिए, ठीक है, के से गुणा करने पर उस सारणी का मान के गुना हो जाता है, अब देखो इस प्रॉपर्टी से हमें कम से कम 2 प्रॉपर्टी और देखने को मिलेंगी, इसी से रिलेटेड है। लेकिन पहले इसको समझना कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, कोई सारणिक है, उसके किसी एक पंक्ति में, चाहे R1 में, चाहे R2 में, चाहे R3 में, या किसी कॉलम में ले सकते हैं, C1 में, C2 में या C3 में, किसी में अगर आप k से गुणा करते हैं तो उस सारणी का जो मान है उतने गुना हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझो कि मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है 2 3 4 5, ठीक है, अभी हमने इसमें गुणा नहीं किया है, एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारे पास ये सारणिक है 2 3 4 5। अब अगर इसको हम हल करें तो हमारे पास आएगा क्या, 5 गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10, 4 तिहाई 12, कितना होगा हमारे पास -2। अब इसके किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में किसी अचर संख्या से गुणा करो, किस में करें, R1 में या R2 में या C1 में या C2 में, किसी में कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसमें R1 में अगर आप 4 से गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा करने पर तो हमारे पास देखो ये क्या हो जाएगा, R1 में यहाँ पे 4 से 4 दूना 4 तिहाई 4 × 5। अब इसको ज़रा हल करो, 5/40 माइनस
12 चौक 48, और इसमें से जब घटाएंगे कितना आएगा, -8 आएगा। ठीक है, -8 आया। हमने 4 से किस में गुणा किया है, R1 में। और हमारी शारीरिक जो पहले A थी, अगर आप A को गौर से देखें तो A में अगर हम 4 से गुणा कर दें और A का मान कितना है पहले, -2, तो बराबर कितना आएगा, -8। ठीक है, यानी इस शारीरिक में आपने 4 से गुणा किया तो जो मान आया वही आपने R1 में गुणा करके वही मान आपका आया। मतलब कोई भी शारीरिक है, चाहे आप R1 में, चाहे R2 में, चाहे R3 में, या C1 में, C2 में, C3 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका शारीरिक का जो मान है उतने गुना हो जाता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद ये रखनी है, हाँ, आव्यूह में थोड़ा सा अलग था। आव्यूह में क्या था, अगर कोई भी संख्या से हम गुणा करते थे तो सारे अवयव में करते थे, याद है। अगर आव्यूह के बाहर, ऐसे मान लो अगर 2 है, अगर आपके पास कोई आव्यूह है 2, 3, 4, 5, तो इसका हम गुणा कैसे करते थे, सभी अवयव में करते थे। यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है ना। इसका गुणा, इस 2 का गुणा अगर ये शारीरिक में हो जाए, यानी 2, 3, 4 और 5, अब अगर आपसे 2 से गुणा करने के लिए कहा जाए तो आप सभी अवयव में नहीं कर सकते। वो आव्यूह में रूल था कि 2 का गुणा आप सभी में कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक में इस 2 का गुणा आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो इसका गुणा किसी कॉलम में कर सकते हैं या तो इसका गुणा किसी रो में कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका गुणा आप R1 में करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, या फिर 2 का गुणा किस में कर सकते हैं, R2 में, केवल किसी एक ही रो में या किसी एक कॉलम में। अगर कॉलम में गुणा करते हैं तो इसमें गुणा होगा 2 में, फिर किस में होगा, 4 में, फिर 2 का गुणा अगर चाहें दूसरा तरीका है 2 गुणा 3 में या फिर 5 में, उससे इसका मान नहीं बदलेगा, बस अंतर ये है कि उतना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी समझ में आई कि अगर किसी भी सारणी के एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में अगर किसी अचर संख्या से गुणा होती है तो सारणी का जो मान है उतने गुना हो जाता है। अब यहाँ से इससे रिलेटेड 2 प्रॉपर्टी और आपको समझना है कि जो हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं 2 का, चाहे तो हम कॉलम में कर सकते हैं या फिर किस में कर सकते हैं, रो में। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी ये आती है कि अगर किसी कॉलम में या किसी रो में अगर कोई कॉमन संख्या मिलती है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं। जैसे अगर आप 2 का इसमें गुणा करेंगे तो मान लीजिए R1 में करते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा, ये 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। बाकी सबको तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब इसको क्या वापस से ये नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करने पर ही तो ये आया है, तो इसको वापस से लिखेंगे कैसे। अब R1 से 2 क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से 2 प्रॉपर्टी और है, मतलब इसी से रिलेटेड है, अलग नहीं है, कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में, किसी भी सारणिक में अगर R1 में या R2 में या R3 में या C1 में, C2 या C3 में अगर कोई कॉमन संख्या मिलती है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में, जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक सारणी दे देते हैं A, B, BC, CA, ठीक है, ABC, ठीक है, BCA एंड ABC, BCA, इसको कैसे CAB, और एक और नीचे लिख देते हैं AB और C। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। अब इसमें अगर मान लीजिए इन सब में R1 से कोई संख्या कॉमन मिलेगी आपको, इसमें AB है, अगर A कॉमन लेंगे तो इसमें A नहीं मिलेगा, इसमें A मिलेगा, तो कॉमन नहीं ले सकते। अगर B कॉमन लें तो इन दोनों मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, यानी R1 से कोई संख्या कॉमन नहीं हो पाएगी। इसी तरह अगर आप R2 से कॉमन लें तो कॉमन हो सकता है। अब R2 से अगर आप कॉमन लेंगे ना तो इसमें भी ABC है, इसमें भी ABC है, इसमें भी ABC है, ABC को हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो R2 से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, ABC। तो अगर आप R2 से ABC कॉमन लेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको बाहर कर लेंगे सारणिक से, और इसका जो रूप हो जाएगा ऐसे AB, BC, CA। अब ये सब देखो बाहर आ गया तो इनके स्थान पे क्या लिखेंगे, 1,
यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, बाकी इसको एज इट इज ए बी और सी। ठीक है, समझ में आ गया। अगर किसी भी सारणिक में, अगर किसी भी कॉलम में या किसी भी स्तंभ में, जरूरी नहीं कि हमेशा आप सारणिक से, स्तंभ से भी कॉमन मिल सकता है। जैसे देखो, अगर आप ए बी सी और ए में से अगर कॉमन लें तो देखो सब में ए दिख रहा है, तो इन सब में ए कॉमन हो जाएगा। अगर इन सब में देखो ध्यान से, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, बी कॉमन हो जाएगा। इन सब में से कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, सी कॉमन। यानी इससे आपका, यानी ये जो हमने निकाला है इसको याद रखना, R2 से कॉमन लिया है। अगर आप ये काम करते कि R1 से C1 से A कॉमन लेते, C2 से B कॉमन लेते और C3 से C कॉमन लेते, तो ये क्या हो जाता, A B C आप बाहर लिखते, इसमें से A को हटा देते, क्या बचता B, यहाँ पर B C, यहाँ पर क्या होता 1 आ जाता। इसमें से B कॉमन होता तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, C हो जाएगा, CA हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें से C बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, AB हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सारणी की पंक्ति अथवा कॉलम से हम कोई भी संख्या कॉमन ले सकते हैं। याद रहे, सभी अगर R1 से कॉमन लेते हैं तो सब में से कॉमन होना चाहिए। ये नहीं कि केवल R1 में अगर इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा तो आप बाहर कर लेंगे, ऐसा नहीं। कॉमन आप जब लेना है तो पूरी रो में वो संख्या होनी चाहिए। अगर आप कॉलम से ले रहे हैं तो वो संख्या पूरी कॉलम में होनी चाहिए, तभी आप कॉमन ले सकते हैं। क्लियर? अब कॉमन ले लेंगे ना, याद रखना एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। आपके जो 6 नंबर या 8 नंबर के जो सवाल आते हैं 7 नंबर के एक्सरसाइज में लास्ट में, उसमें प्रूफ करने के लिए आता है, तो उसमें कॉमन लेकर ही या घटाकर ही हम करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, तो नोट करो इसको, फिर अगली प्रॉपर्टी बताते हैं। चलो अगली प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों, संगत अवयव का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरी पंक्ति में जितने अवयव होते हैं या पूरे कॉलम में, संगत अवयवों को सारणी के किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ, किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी अचर संख्या के, अचर का मतलब कोई अधिक संख्या या स्केलर क्वांटिटी, अचर का मतलब, ठीक है, अचर संख्या के साथ जोड़ने या घटाने से सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई सारणिक है, उसकी किसी पंक्ति या स्तंभ को उठाइए, उसी सारणी के किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में जोड़िए या किसी अचर संख्या के साथ गुणा करके जोड़िए या घटाइए, उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले बिना जोड़े घटाए जो उसका मान होगा, जो नहीं घटाने पर भी वही मान होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखाते हैं, देखो मान लेते हैं अगर ए बराबर हमारे पास कोई सारणिक है 2 4, ठीक है, 5 1 2 3 1 4 5, मान लीजिए कोई सारणिक, अभी हमने जोड़ा घटाया नहीं, कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अगर इसको साइन में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं RI2 RI प्लस KRJ, मतलब ith रो में jth रो से उसमें किस संख्या से गुणा करके जोड़ घटा दीजिए। चाहे कॉलम में के यूज कर सकते हैं, ith रो कॉलम जो है
उसमें जो है किसी स्केलर क्वांटिटी से गुणा करके जो है आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, तब भी साड़ी का मान नहीं बदलेगा। ये हमें करना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करना है तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अब ये देखो इसका मान पहले आप निकाल लो। देखो 2 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 5 दूना 10, 3 चौको 12, फिर -1, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, उसके बाद फिर प्लस, फिर ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल, 3 का गुणा 4 में करेंगे आप 12 और 5 दूना 10, तो मान आ गया इसका बालक 2 गुणे -2 -4 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर कितना मान आएगा +2, तो मान कितना आ गया -। ये तो वैसे ही है बिना ऑपरेशन के। अब अगर हम ऑपरेशन लगाएं इसमें, ये वाला, ये दोनों ऑपरेशन कोई लगा लो, मान लो हम R का लगाते हैं R1 में। एक काम करते हैं, R1 में R1 + R2 कर लेते हैं। R1 में क्या कर लेते हैं, R1 + R2, इसको उठा के उसमें जोड़ देते हैं। कहाँ पे लिखेंगे, R1 में, तो हमारा जो सारणिक है वो बदल जाएगा। क्या होगा, देखो 4 2 6, 2 1 3, 4 1 5, बाकी सबको ऐसे लिख दो, 4 2 4, 5 3 5। अब इसका जब प्रसार करेंगे ना, इसका भी मान वही आएगा। प्रसार करिए, देखो ये हो गया 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 3 चौको 12, फिर -3, ये कैंसिल, 5 चौको 20, -20 और +5, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 चौको 12, 5 दूना 10। हल करिए, 10 में से 12 जाएगा, 6 दूना 12, ये तो 0 हो गया, प्लस 10 में से 12 में 2, 5 दूना 10, कितना मान आया? फिर से बोलो। हाँ, किसी को भी चेंज कर लो, R2 में जोड़िए या घटाइए, चाहे R3 में जोड़िए घटाइए, या फिर कॉलम में जोड़िए घटाइए, उस साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बिना जोड़े घटाए जो मान आता है, जोड़ने घटाने के बाद भी वही मान आने वाला है। कुछ भी कर लीजिए, इसमें से कोई भी ऑपरेशन लगाइए, साड़ी का मान अपरिवर्तित रहेगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है आपके सवाल के लिए, ठीक है ना? सेटिस्फाइड हुए कि नहीं, इससे याद रहेगा? तो ये याद कर ले, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है? 4.2 घटाने वाला भी बता दें। और इसी तरह घटाने वाला भी है, तो घटाने वाला भी देख लो। मान लो ऑपरेशन हम R1 में या R2 में, मान लो अब की बार R2 में क्या कर लेते हैं, R2 में कर लेते हैं, इसको इसमें से घटा दे, R3 माइनस R2 से, तो क्या हो जाएगा, देखो ये R3, पहले तो R1 को आपको लिखना पड़ेगा 2 1 1, अब इसको R2 में लिखना R3 में से घटा के, यानी 5 में से 4 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, उसके बाद 5 3 5, ठीक है, घट गया। अब उसके बाद इसको हल कर लीजिए, देखिए ये हो गया 2, ये कैंसिल, 5 एकम 5, 3 एकम 3, -1, ये कैंसिल, 5 एकम 5, -5 +1, ये कैंसिल, 3 एकम 3, -5 एकम 5। हल करिए, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 दूना 4, ये देखो 0 ही हो जाएगा पूरा। ये कितना आएगा, -2, है ना? तो कितना हो जाएगा आपका, +2। तो कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या इसमें? ये देखो 2 हो गया, 2 1 1, ये हो गया आपका। उसके बाद 5 में से 4 को घटाएंगे, 1 लिखेंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे 1, 5 में से 4 जाएगा 1, फिर 5 3 5, प्रसार देखो 2 हो गया, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, ये हो गया, फिर -1, ये कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर +1, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 3 -5, तो ये हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा आपका 2, 2 दूना 4 और -2, यहाँ से आ जाएगा 3 में 5 जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2,
अभी 2 क्यों आ रहा है? ठीक है, देखो R2 है, R2 में से किसको घटाना है? R3 को घटाना है। तो ये जो आपका है R2, ये है आपका R3। R2 में से R3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? देखो 4, ठीक है ना। 4 में से इसको आप घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका? -1। इसको इसमें से घटाएंगे -1। 4 में से इसको घटाएंगे -1। बाकी अब R3 को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रसार देखिए 2 हो गया, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 + 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये, तो आपका 5 गुणा इसमें होगा -5, फिर -1 5 का उसमें होगा तो +5 हो जाएगा। फिर यहाँ से प्रसार करेंगे तो +1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका गुणा होगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा -5 एकम 5 प्लस हो जाएगा। अब देखो इसको घटाएंगे तो -2 -4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5 में 3 जाएगा 2, -2 आया। पिछली बार जो हमने किया था उसमें R3 - R2 किया था, गलत इसलिए आया कि हमने इसको लिखा था। बात समझ में आई? हमने ऑपरेशन इसमें नहीं लगाया था, हमारा तो डिटर्मिनेंट ये था ना, हमने इसमें से घटा दिया था ना। बात समझ में आई? जो R3 - R2 करने पे +2 आ रहा था, वो गलती इस वजह से थी कि हमने इसका नहीं घटाया था, इसको घटा दिया था। तो ये तो ऑपरेशन पहले से लगा है ना। बात समझ में आई? हमें इसमें लगाना चाहिए था, इसमें लगाया होते तो -2 आता। क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें लगाएं, एक ऑपरेशन आपने लगा दिया इसमें, तो ये अलग मैट्रिक्स, अलग डिटर्मिनेंट बन गया। इसमें आप लगाएंगे जो आपका पहले से था, उसमें लगाएंगे तो आपका हमेशा मान क्या आएगा? बराबर आएगा, ठीक है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट्स के रो को अथवा कॉलम को आपस में ऐड करिए किसी भी अचर संख्या के साथ या घटाइए, उस साड़ी का मान नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर इसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखो एक्सरसाइज है 4.2, ठीक है ना। एक्सरसाइज है 4.2 और उसका जो पहला सवाल है हमारे पास, देखो C1 में x, y और z, C2 में क्या है? a, b और c, C3 में क्या है? x + a, y + b और z + c। बराबर हमें क्या प्रूफ करना है? 0 लाना है। और किसका प्रयोग करके? सारणिक के गुणधर्म का। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, योगफल वाली, याद है ना। इसमें C3 में कुछ जोड़ा गया है, 2 संख्याओं को, तो इसको योगफल के रूप में लिख सकते हैं। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड से आप उठाना पहले इसको x, y, z, ठीक है। x + a, y + b, z + c। आपने इसको उठाया, किडनैप कर लिया, ठीक है। अब इसको योगफल में 2 बार लिखना है। योगफल में देखो C1 और C2, ठीक है ना। इसको जब 2 बार लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो एक सारणिक होगा x, y, z, a, b, c और इसमें से एक वाला कोई एक x, y, z और फिर प्लस लगाकर फिर लिखेंगे x, y, z, a, b, c और इसमें जो लास्ट वाला है a, b और c। योगफल में हो गया। बताए थे ना, R1 में हो या R में हो या C में हो, अगर इन दोनों में ध्यान से देखो C1 C2 बराबर है तो C3 को जोड़ा गया है, वही चीज है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर गौर से देखें तो कुछ ट्रिक काम कर रहा है। इसमें जो आपके x, y, z जो C1 है, x, y, z जो C3 है, वो आपस में क्या है? बराबर है। इसमें जरा देखो इस सारणिक में a, b, c, C2 और C3 बराबर है, यानी इस सारणिक में C1 बराबर है C3 और इस सारणिक में C2 बराबर है C3। और यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो 0 + 0 बराबर 0 बराबर राइट हैंड साइड। और ये प्रॉपर्टी हमें कहती है
कि किसी भी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हैं उसके अवयव, तो सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। आसान है। देखो प्रॉपर्टी याद है ना, सवाल चुटकियों में लग जाएगा, आंख बंद करोगे तब भी लगा दोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 और 3 को हमने लिखा है। दूसरा जो क्वेश्चन है a माइनस बी माइनस सी, जैसे भी आपका दिया है बुक का क्वेश्चन है, आपको 0 लाना है। तीसरे क्वेश्चन में भी 0 लाना है। अब आपके ऊपर है कि आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं या प्रसार करते हैं, दोनों आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 0 लाना है तो एक और तरीका है, अगर आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से सीधे प्रसार कर दीजिए और पूरा का पूरा प्रसार कर दीजिए, सबको सब कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 0। तो थोड़ा लंबा होगा, लंबा होगा कि नहीं? अरे R1 से प्रसार करो चाहे C1 से करो, बड़ा होगा, लेंदी होगा, फिर बाद में काटेंगे 0 ही आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अगर आप कर लें, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आसानी से लग जाएगा। ये भी वही है, अगर आपको प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करने आ रही है तो सीधे सीधे क्या कर दीजिए? प्रसार कर दीजिए, तभी आंसर आ जाएगा। तो प्रसार करने में, अगर प्रसार करना होता है तो आवश्यकता के अनुसार ही करते हैं। ज़्यादा बड़ा हो रहा है प्रसार करना तो थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी देखें ज़रा। लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है, इसमें प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में ले आके सबको जोड़ दीजिए, तो इसका रूप क्या होगा जरा देखो ध्यान से। ये सब के सब इसमें जुड़ेंगे, ठीक है ना? जोड़ कर दिखाएं। a माइनस बी ये जुड़ेगा प्लस b माइनस सी प्लस ये जुड़ेगा c माइनस a। ठीक है, बड़ा लिखें तो बड़ा को हम काट ही दे रहे हैं सब। a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a हो गया ये। इसको जरा जोड़ो, b माइनस सी प्लस सी माइनस a प्लस a माइनस b। इसको जरा जोड़िए, c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c। बाकी आप एज इट इज लिख दीजिए, b माइनस c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b और b माइनस c। अब ज़रा गौर से देखो इसको, b से b कटेगा, c से c कटेगा, a से a कटेगा, इसमें भी वही सब के सब कट जाएंगे। आंख बंद करके सबको काट दीजिए, कट गया, क्या बचेगा? 0 b माइनस c माइनस a, 0 c माइनस a माइनस b, 0 a माइनस b और b माइनस c। अब यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी लगेगी, ने बताया है किसी भी सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के अगर सभी अवयव 0 हैं तो सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है, कर लेंगे, ये आसान है, इसको बताएं। अब ये हो जाएगा। इसमें देखो क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। 2 3 5 है, 7 8 9 है, ये आपका है 65 75 और 86 है, ठीक है ना। अगर 65 में, ठीक है ना, आपको R1 R2 जो आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हो, वही इस्तेमाल इसमें भी कर सकते हैं। कॉमन तो कुछ मिलेगा नहीं, इसमें मिलेगा। तो अगर इन सबको ले आके इसमें से ज़रा घटाइए, यानी जो C1 में है ना उसको C3 से ले आके घटाइए। 65 में से 2 जाएगा 63, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 63। 60 में बता दे रहा हूँ, कर लेना, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले, इसमें याद रखिएगा, सबसे पहले आपको करना है इसमें कि C3 में, किसमें? C3 में क्या करिएगा? C3 माइनस C1 कर दीजिएगा। अब ये करने से पता क्या हो जाएगा, ये 2 3 5 7 8 9। अब इसको घटाएंगे, 65 से 2 तो 63, 75 से 3 घटाएंगे तो 72, 86 में से 5 जाएगा 81। यहाँ तक आया। अब इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा मुन्ना, क्या मिलेगा कॉमन?
9, क्या मिलेगा कॉमन? 9 कॉमन मिलेगा। अगर आप इसमें से भी 9 कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, यानी अगर आप कॉमन लेते हैं C3 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 9 बाहर कर लीजिए, 2 3 5 7 8 9। अब इसमें से 9 कॉमन लेंगे, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81। अब कुछ मिला आपको, दिख रहा है? 9, इसका मान क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि C2 बराबर है C3 के। 2 स्तंभ बराबर हो गए तो साड़ी का मान क्या हो जाएगा? आसान है, दोनों कर लीजिएगा, ठीक है।